वो चला आ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बहुत सारे फिलोसफर, एजुकेशनिस्ट, ट्यूटर्स, उन्होंने टेक्निक्स और मेथड्स दिए लाइक फ्रोबेल एंड अदर एजुकेशनिस्ट, लेकिन उनके टेक्निक को हम लोगों ने नहीं अपनाया। रीजन इज दैट कि इफेक्टिव टीचिंग इज कंप्लीटली इंडिविजुअलाइज्ड टेक्निक। जब कोई भी टीचर पढ़ाता है तो अपनी टेक्निक से वो पढ़ाता है, इसीलिए बहुत सारे टेक्निक को हम लोगों ने अपनाया, उसको छोड़ा, फिर अपनाया, फिर छोड़ा। एंड ऑल्सो इट्स ए पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। Maybe your teaching technique will be acceptable by the students, but may not by the others. This is the main point why I'm telling that teaching effectiveness teaching is a topic which is evergreen. ये हमेशा के लिए चलता रहेगा, जैसे जैसे टाइम आएगा ये बीतता जाएगा। And that is why I appreciate Rafiq Saab for choosing this topic. I think Professor Abiz might have spoken so many things. Maybe there will be some common point, but mostly I will try to share my experience. I am also a teacher like you. Basically, effective teaching refers to describe the knowledge, the strategies, and behavior of the educator or mentor or tutor. So that means putting positive impact on a student's academic career. Here I will discuss one thing, that is behavior of the educator. Behavior of the educator means behavior of the teacher. And 7 से 9 सेकेंड में ही टीचर का बिहेवियर पता लग जाता है स्टूडेंट को. It has been researched out that within 7 to 9 seconds the teacher is being recognized by the student in the classroom, और उसी वक्त स्टूडेंट अपना परसेप्शन बना लेता है. और फिर उसके बाद अगर टीचर पढ़ाता है, बोलता है, वो एक अनदर एस्पेक्ट है. सो व्हेन ए टीचर enters in the classroom with a smiling face, with a gloomy face, then he will be accepted, and whatever he will teach, the students will accept his teaching, and that will be the effective one. अब वो कौन सा टेक्निक अपनाता है या कितना नॉलेज इंपार्ट करता है 40-50 मिनट में, वो एक अदर बात है. लेकिन अगर वो कोई भी टीचर अपना मुंह बना के क्लास में घुसता है या गुस्से में घुसता है, उसका इम्पैक्ट टीचिंग पे ऊपर नहीं पड़ता है. सेकेंडली, द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ टीचर इज नॉट ओनली टू इम्पार्ट नॉलेज, but his duty is to impart some skills, introduce new concepts, and then he can manage the classroom. Then he can be effective teachers. There are so many skills which are important, which are necessary for the students, like communication skills, like maintaining relationship, like empathy. And if any student at primary or secondary level, if he is inculcated this
एंड बिहेवियर प्रॉब्लम क्या होता है? बेसिकली बिहेवियर हमारा वो होता है, हम जो कुछ करते हैं, चाहे हम क्लासरूम में रहें या बाहर रहें या मार्केट प्लेस में रहें, जो भी हम कुछ करते हैं वो हमारा बिहेवियर होता है. सो बेसिकली बिहेवियर problems refers to deviation from the certain preset rules and regulations of the classroom. Classroom, every institution, every school, they have preset rules and regulations, and the students are bound to follow this. If any student is not following, if they are deviating from these rules and regulations, like कि भाई टाइम से क्लास में आपको आना है, अगर कोई नहीं आता है इसका मतलब कि वो रूल ब्रेक कर रहा है. बट इन साइकोलॉजी आप जनरल बिहेवियर प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, बच्चे क्या क्या करते हैं क्लासरूम में, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हो, चाहे सेकेंडरी लेवल पे हो या हायर एजुकेशन लेवल पे हो. पहली जो प्रॉब्लम आती है वो क्लासरूम डिस्टर्बेंस की आती है. उसके बाद कुछ बच्चे इम्पेशेंट होते हैं, दे डिसरेस्पेक्ट एंड डेफिएशन द टीचर्स. कुछ बच्चों में जो है अचीवमेंट एंजाइटी होती है कि क्लास में टीचर अगर पूछते हैं तो हम जवाब दें उसको, या फाइनल एग्जाम में उसकी परफॉर्मेंस उनकी कैसी होगी. देन देयर आर सम स्टूडेंट्स, दे आर एग्रेसिव एंड दे आर वायलेंस एंड अटेंशन डेफिशिट भी होता है. बहुत सारे बच्चे क्लास से भागते हैं, फिजिकल इंजरी भी उनको पहुंचाते हैं. सो दीज आर द जनरल इश्यूज ऑफ एनी क्लासरूम एट एनी लेवल. इनमें से जितना हमने आपको बताया है, कोई ना कोई वो प्रेजेंट होता है. चाहे कोई बच्चा जो है विड्रॉल हो जाए, यू आर टेकिंग क्लासेस बट हिज अटेंशन इज सम अदर साइड. ये एक जनरल प्रॉब्लम है बच्चों की. एंड देयर आर वेरियस reasons for that. There are many factors which influence the behavior problems of the classroom. These problems may be related to mass media, social media, previous schooling, peer pressure, the family, personal and social factors, maturation factors, teacher and classroom condition, and cultural conditions. I'm not going to in detail each and every factor, but I will discuss only two factors. One is social media. Mobile is compulsory for everyone and they become habitual of that. And mobile is the necessity of the time, because when we see the positive points of the mobile, हम यहाँ से बैठे बैठे कहीं बहुत दूर हम बात कर सकते हैं. Within a second we can extract the various type of information. उसके अलावा भी बहुत सारे हमको फायदे हैं उससे मोबाइल से. बट व्हेन यू कंपेयर द बेनिफिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ हैविंग मोबाइल, यू विल फाइंड द मोर डीमेरिट्स. बहुत सारा ऐप है और आजकल तो टीवी पे भी और डिस्कशन में भी आ रहा है कि बच्चे जो है बच्चों को कैसे मोबाइल स्पॉइल कर रहा है. आप अपने क्लास में एक एक्सरसाइज कर सकते हैं. यू आस्क द स्टूडेंट्स हाउ मच टाइम they are spending on mobile and how much time they are spending on their study regularly. शहजाद, मैं एक लेक्चर में हूँ, मैं जरा बाद में बात करता हूँ, आधे घंटे के बाद में. Okay, so if you compare the merits and demerits of social media, you will find a lot of differences that you just वारिस मैं एक लेक्चर में हूँ, मैं आधे घंटे के बाद करता हूँ, मैं 45 मिनट के बाद. So I was talking about the benefit, merit and demerit of mobile and social media. Social media पे किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं आप देखिए. So being a teacher, our duty is to give the right lesson and to the student कि भाई आप क्या क्या कितनी देर देख सकते हो. आप सर्वे करके देखिए तो एवरेज स्टूडेंट कहेंगे कि 4 घंटे से ज्यादा वो मोबाइल को यूज करते हैं और पढ़ाई के लिए 2 घंटे का टाइम एक निकालते हैं. और ये बिहेवियर पर क्या असर डालता है? इन आई थिंक नाउ इट इज
more than 50% students are addicted to the mobile. There are many apps, Instagram है, WhatsApp है, Google है, पता नहीं क्या क्या है। उस पे अगर बच्चे अगर चले गए, अगर उन्होंने कहा कि ठीक है हम 10 मिनट देखेंगे, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा कैसे बीत जाता है उसका आप इमेजिनेशन आप कर सकते हैं। और फिर दूसरी चीज कि किस तरह के मैसेजेस सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, इवन द गवर्नमेंट हैज नो कंट्रोल ओवर दिस, देन हु इज गोइंग टू कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स? ये कौन करेगा? अगर कोई बच्चा क्लासरूम में बैठ के मोबाइल चला रहा है, मैसेजिंग कर रहा है, इस पे रिसर्च हुआ है और आया है कि बच्चे क्लासरूम में बैठ के मोबाइल का यूज करते हैं, मैसेज करते हैं, और किस तरह के मैसेजेस जा रहे हैं, वो बहुत एक डेंजरस चीज हो गया है आज के जमाने में। दो this social media is become the important integral part of our life. Then peer pressure, बहुत सारे बच्चे जो कहते हैं कि आज चलो आज क्लास नहीं करते हैं, उन बच्चों को आप कैसे क्या कीजिएगा? फैमिली के बारे में हमने बात की, पर्सनल एंड सोशल इश्यूज होता है। Another point is maturation problem, particularly those students having the age from 10 to 19, उनको एडोलसेंट हम ग्रुप में कहते हैं। एक बहुत बड़ी उनके सामने एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो एडोलसेंट ग्रुप होता है उनमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, बायोलॉजिकल भी चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल भी चेंजेस होते हैं, एंड जनरली द अनएजुकेटेड पेरेंट्स दे डोंट डील विद दिस, and I will tell you that this is the conflicting age, this is the age of stress, storm, anxiety. एक तो बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, केमिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और दूसरी चीज कि पेरेंट्स जो हैं वो इस बात को नहीं समझते। वो समझते हैं कि ये तो अभी बच्चा है, लेकिन बच्चा बेसिकली चाहता है कि हम इंडिपेंडेंस हो जाए, हमको लिबर्टी मिले। नाउ I have grown enough to take my own decision, और यहीं पे conflict होता है। I'm giving one example. If there is a child, the parents want to see something, the mother wants to see his doctor, the father wants to see something, and the ability जो बच्चे में है वो अलग है। ये confusion वाला जो एज है, ये और जो है क्लास में ट्रबल करता है। अगर घर में उसको डांट पड़ी, वो आके अपने क्लास में आकर निकालता है। तो हम लोग खास करके जो हायर एजुकेशन बच्चे जो है बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हैं, या जो 9th 10th 11th 12th के हैं, उनके प्रॉब्लम को हमको समझना पड़ेगा। अगर हम उनको नहीं समझते हैं तब हम उनके क्लास को मैनेज सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। एंड अनदर इज टीचर एंड क्लासरूम कंडीशन। देयर आर सो मेनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट स्कूल, बट प्राइवेट स्कूल में आप जाके देखें, अगर सीटिंग अरेंजमेंट 40 बच्चों का है तो उसमें 60 बच्चे बैठ रहे हैं। हायर एजुकेशन में भी जाके देखिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाके देखिए, अगर 50 की जगह है तो 150 का 200 का एडमिशन हो रहा है, तो वो कैसे क्लासरूम को मैनेज करेंगे? देन कल्चरल कंडीशन, नाउ वे डेज मेनी न्यूज हैव बीन फ्लैश ऑन द टीवी कि कास्ट सिस्टम कितना अंदर तक चला गया है, और किस तरह से टीचर भी, राजस्थान का किस्सा आपको मालूम है कि टीचर ने किस तरह से मारा और बच्चे की डेथ हो गई। सो ऑल दीज फैक्टर्स, whether it is the mass media factors, internal factor, external factor, इसमें कुछ चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीजों को कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं होती है इनको क्लास रूम में करने के लिए। एक सर्वे किया गया था और टीचर से पूछा गया था कि जो क्लासरूम में जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है, किन पॉइंट्स को आप लेके चलते हैं कि उसको प्रॉब्लम समझा जाए। एंड द टीचर्स दे रिपोर्टेड दैट 37% students they talk to each other during the class। जब क्लास होती है तो लगभग 37% बच्चे जो है आपस में बातचीत करते हैं। हम लोगों को भी एक्सपीरियंस है कि बच्चे जो है बातचीत करते हैं, मुंह पे हाथ रख लेते हैं ऐसे करके और धीरे धीरे बगल वाले से बातचीत करते हैं। एंड शाउटिंग 27%। आपको एक्सपीरियंस करना है तो during class just you go outside for 20 seconds and you will find that they will start shout, they start to gossiping in loud voices। also primary level secondary level पे तो आम बात है। then 18% were found inattentiveness, वो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। and 9% they used to fight in the classroom
and 9% are going with the either teachers or the students. So these are recently there was a case, गैंग वाला केस जो है इलाहाबाद के स्कूल में आया है, और बहुत सारे स्कूल में कि उन्होंने अपना गैंग बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, और उसके बाद से फाइटिंग हुई, वहाँ कुछ छोटे मोटे ब्लास्ट भी किए, एंड दे वर कॉट एंड दे वर सेंट टू द जेल. अभी रिसेंटली 1 or 2 weeks back it was happened in the Allahabad school at 11th and 12th level. Then again the teacher were asked कि types of behavioral problem in class में क्या है, उनका experience क्या है, किस किस तरह के उसमें problems आती हैं. The first was truancy. Truancy means leaving the class. Either they don't come to the class, or after coming to class they leave the class. So the teacher reported that 17% students घर से ये कह के आते हैं कि I am going to attend my classes, I am going to the college or the school, लेकिन वो स्कूल नहीं आते हैं, और स्कूल आते भी हैं, then they leave the classes. Then 14% they use abusive language. आप थोड़ा सा मास्क लगा लीजिए और बच्चों के ग्रुप में आप पहुंच जाइए, जहाँ बच्चे खड़ा होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनको ग्रुप में पहुंचते ही आपको एब्यूसिव लैंग्वेज का पता लग जाएगा कि किस तरह के लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं. आम बात हो गई है, ठीक है, फ्रेंड्स में दे टॉक फ्रीली, अबे रे तेरे रे, इस तरह की बातें वो करते हैं. एंड 14% वर फाउंड टॉकिंग टू ईच अदर व्हाइल टीचिंग. क्लास जब हो रही होती है तो 14% बच्चे आपस में बात करते हैं, कुछ नहीं करते हैं तो एक दूसरे को जो है थोड़ा सा ऐसे मार दिया, हाँ स्माइल पास किया एक दूसरे से, या इशारा किया, ये भी होता है. और 10% बच्चे रेगुलरली क्लास में लेट आना, एंड 7% अगेन फाइटिंग एंड इनअटेंटिवनेस 14%, एंड प्लेइंग गेम्स इन द क्लासरूम. प्लेइंग गेम्स इन द क्लासरूम, क्लासरूम में मोबाइल पे वो गेम खेलते हैं. वो लाइंग 4%, ये चलिए परसेंटेज बहुत कम है. कोई बहाना बच्चे होते हैं, झूठ बोलते हैं बचने के लिए, उनकी एक साइकोलॉजी होती है कि हमारे क्लासरूम में हमारी बेइज्जती ना हो और हमारी बदनामी ना हो, तो वो झूठ बोलते हैं. एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में 6% बच्चे वो इंडल्ज हैं. लेकिन साइकोलॉजिकल एंगल से आप देखिए, so I would like to tell you very briefly few things regarding behavioral disorder. There is a difference between behavioral problems and behavior disorders. Behavior problems are the general issues. वो अगर हम टीचर टैकल करें तो वो हो जाता है. But when I talk about the behavior disorder, it's a something psychological one. And a survey was conducted on the age group from 10 to 19, and it was found that 5.6% students have attention deficit hyperactivity disorder, means they are unable to concentrate in the classroom. And second, conduct disorder, they were found 6%. Conduct disorder क्या होता है? They have challenging behavior, they have destructive behavior. If any teacher finds this type of disorder, he must convey to the principal and the psychologist and the psychiatrist. अगर ये दो तरह की चीजें क्लासरूम में पाई जाती हैं, जो कि नॉर्मल बिहेवियर से हट के अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर पाया जाता है और कंडक्ट डिसऑर्डर पाया जाता है, सो दे मस्ट कन्वे द हायर अथॉरिटी सो दैट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन बी मेड. एक और भी है, सब बच्चे इमोशनल होते हैं, बट इमोशनल डिसऑर्डर भी सेम ग्रुप पे पाया गया कि एंजाइटी डिसऑर्डर 8.2% एंड डिप्रेशन 3.8%. जब कभी मेंटल हेल्थ पे लेक्चर होगा तो मैं उसमें बताऊंगा कि क्या क्या है. दिस 8.2% इज अ बिग नंबर. एंड एंजाइटी, ये हमेशा रहता है एंजाइटी डिसऑर्डर,
लेकिन एक एंजाइटी होती है कि चलो ठीक है, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए, हम अच्छा करें। दूसरे जो है, अब ये है कि अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ गई तो वो टीचर के हाथ में नहीं होता है कि उनको करे। उनको चाहिए कि फिर जो है उसको काउंसलर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्री के पास, अगर it depends upon the degree. If degree is more, then psychiatry treatment is necessary. Otherwise, if the degree is less, then psychologist and counselor is he can deal with all these problems. And depression 3.8, ये वर्ल्ड लेवल का डाटा है, ये इंडिया का नहीं है। इंडिया में तो देयर इज ए लैक ऑफ साइकोलॉजिस्ट, देयर इज ए लैक ऑफ काउंसलर्स। आप बेसिकली मैं डिटेल नहीं होना चाहता, बट आई वांट टू गिव few information regarding counseling. When anybody talks about the counseling and the role of psychologists, there is a misconception that जो पागल होते हैं वही जाते हैं. No, I think you being a teacher, you should understand and you should know even normal people needs counseling, because counseling is something which deals with our day-to-day problem. And हम लोग तो ये मान के चलते हैं कि डे टू डे प्रॉब्लम हमको होती है. देयर इज ए क्वारल इन द फैमिली, देयर इज सम कुछ दोस्तों से कोई बात हो गई, फ्रेंडशिप में कोई मनमुटाव हो गया. इन दैट केस यू नीड ए काउंसलर. तो ये मिसकंसेप्शन हटा दीजिए कि जो लोग पागल होते हैं, और ये होना चाहिए कि हर किसी भी बच्चे में या हमारे किसी भी एंजाइटी डिसऑर्डर ना हो और डिप्रेशन ना हो. अगर ये हो गया तो ये बहुत मुश्किल से ये जाता है. सो these are the things which we have to keep in our mind. Next is then in such a situation what we can do. And another type of recent this survey says that incivility behavior, that is rude behavior. आजकल तो बच्चों में हम लोग देख रहे हैं, अगर बच्चा धक्का भी मार देता है, अगर उससे कहते हैं कि देखो ये तुम्हारी गलती है, नहीं कहता क्या हुआ, धक्का ही तो लग गया. एंड फॉरगेट अबाउट द वैल्यूज, कि टीचर को वैल्यू करना. रिमेंबर 30 years 40 years back when we were students, we cannot face our the teachers outside, उतना ही रेस्पेक्ट होता था. सो इस पे एक सर्वे हुआ कि क्लासरूम में इनसिविलिटी जो बिहेवियर है वो क्या है. इनसिविलिटी मीन्स रूड बिहेवियर. जनरली दे डू नॉट switch off their mobile in the classroom and they allow their mobile phone to ring in the classroom. And if not, अगर उसको म्यूट भी कर दिया तो उस पर मैसेजिंग उसका चलता रहता है, टेक्स्ट मैसेज जो है वो करते रहते हैं वो. Then also in the classroom, generally we find that if there is a sessional in the next class, they used to prepare in your class. दूसरे क्लास का काम उस क्लास में बैठ के करते हैं. Then continuous talk, it's a general phenomena. And arriving late or leave the class, कोई बहाना बना के वो क्लास को छोड़ के चले जाते हैं या लेट आने की उनकी आदत पड़ गई है. Recently I found that it is my experience that eating and drinking in the class, ये आम बात हो गई है. They are attending the class, but they used to eat in the classroom. They used to drink in the classroom. They cannot sit for 50 minutes. Another problem I am telling you regarding dress. At a school level, there is a dress code, but at higher level, there is no dress code. And sometimes we teacher feel embarrassed regarding this, and we cannot do anything. Otherwise, media will come and they will say that liberty उनकी खत्म हो रही है, कुछ और वो हो रहा है. And when they talk loudly. So these are the problems which we teachers are facing and which are related to the behavior of the children. So what we can do, हम लोग क्या कर सकते हैं? Really we are helpless. मेरा जो एक मानना है, if there is a behavioral problem in the classroom, please don't take personal.
आप उसको पर्सनल मत लीजिए और ये मान के चलिए वी आर living in the changing world. Neither we are accepting 100% the Indian culture nor the European culture. So we are in the transition space. So don't take personally. Our duty is to try to convince the student, but don't take it personally. अगर जब आप personally अगर आप ले लेते हैं तो personally confront करने की कोशिश करते हैं, ये नहीं होना चाहिए. Number 2, stay calm. आप शांत रहिए. It's very difficult. Even for me, sometimes I used to shout on the students, but uh, we should stay calm and be polite and don't get into an argument. We should not argue with the students. Okay, my duty is just to tell you are late. Either you go outside, or I can say that in future you please take care of that. But when you repeat the second and third, you know, this your talk, your sentences. Nowadays, the students are they don't hesitate to argue with you. वो लगते हैं आर्गू करने और आर्गू कैसा होता है इलॉजिकल होता है उनके फेस देखो आप कहिए कि तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम अपना सो के चले आए हो क्लास अटेंड करने नहीं आए तो आर्गू करना शुरू कर देंगे सो वी प्लीज we should not argue. I have changed myself. 10 years back, I used to, scold the students, but nowadays I have changed myself. Then listen to students and try to understand their visions. Sometimes, all the time, I'm sorry, wait for. All the times, the students, they don't tell lie. I told you that 4% teacher students always tell you lie, but sometimes the reasons are valid one. So if you develop this, this skill to listen the teachers, maybe you can understand the reasons and you can be helpful to the students. Then explain yourself what you are going to teach. Generally what happens when you go to the classroom, we don't say that I'm going to teach. But I used to tell that you, before starting your class, you talk few minutes, whatever you have taught in the last class, and then you start the new one. And never give any threat to students. I know many teachers, बहुत से टीचर्स ऐसे हैं कि सेशन में नंबर काट लेते हैं बहुत सारे टीचर्स जो हैं उनको अटेंडेंस नहीं देते हैं बहुत सारे टीचर्स किसी और तरह से बदला लेते हैं दे आर स्टूडेंट्स आफ्टर ऑल दे आर स्टूडेंट एंड वी आर द टीचर we are doing the pious work so there should not be comparison between the teacher and the students and be ready to change yourself if you are not ready to change yourself how you expect that you are going to change the students. As I pointed out that change is very difficult work, but modification can be done. And many a times you can, being a teacher, we can turn negatives into the positive one. That is important because daily we get 60% negative thoughts in your mind and only 40% positive one. So question is that how we are going to replace this negative one to positive one. So always be positive with the students and communicate well. And with the teachers nowadays, we have left how to appreciate the good behavior. Don't name of the any students in the classroom. What a jealousy we develop हो जाती है. आप ऐसे एग्जाम्पल देके हम कह सकते हैं कि ये चीज को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं. So साइकोलॉजिकली व्हाट आर द बेसिक कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या होना चाहिए सबसे पहला ये है एंगेज स्टूडेंट्स इन द रिलैक्स क्लास एटमॉस्फेयर द स्टूडेंट शुड नॉट बी टेंस्ड एज आई पॉइंटेड आउट व्हेन वी एंटर इनटू द क्लासरूम वी शुड हैव पॉजिटिव मेकअप ऑन आवर फेस हमको हंसते हुए क्लास में जाना चाहिए और जैसे हमने कहा कि साइकोलॉजिकली 7 to 9
सेकेंड इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, जहां से आपके इमेज का परसेप्शन बन जाता है। सो क्लासरूम जब रिलैक्स होगा तो हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट भी सही होगा। और देन एस्टैब्लिश कॉन्फिडेंट लीडरशिप स्टाइल। Being a teacher, you should lead. Consider yourself that you are going to lead the students. Then don't ignore disruption. If anybody is disturbing the class, my uh, technique is that after few minutes, I used to ask कि चलो भाई अभी मुझे बोल रहा था उसको जरा एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन नहीं करेगा क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रहा है। अब फॉरगेट इट, आपने एक मैसेज दे दिया कि आइंदा से करोगे तो फिर तुमसे सवाल पूछेंगे। एंड डोंट ओवर रिएक्ट। इन एनी केस द टीचर शुड नॉट बी ओवर रिएक्ट एंड मेक आईज कॉन्टेक्ट विद द स्टूडेंट्स। जनरली टीचर क्या होते हैं कि बोर्ड की तरफ देखते हैं या कुर्सी पर बैठ जाते हैं, आई कांटेक्ट नहीं होता है। सो अगर आप क्लास में घूम रहे हैं या खड़े होकर पढ़ा रहे हैं तो दोनों साइड में, दो साइड में स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं या सामने स्टूडेंट्स होते हैं, तो आई कांटेक्ट भी उनसे जरूरी है। और एक डिफिकल्ट चीज जो मैं कह रहा हूँ, जो कि मुझे याद नहीं रहता है, इफ यू आर एबल टू रिमेम्बर द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, दे विल फील क्लोज टू यू। एक नाम से बुलाना और एक ऐ वो करके बुलाना, इसमें दोनों में फर्क हो जाता है। अगर किसी स्टूडेंट का आप नाम लेके बुला रहे हैं, देन that students will feel that you are very close to the student. ये एक साइकोलॉजी होती है। अगर नाम से अगर आप बुला लें किसी को तो अपना समझता है, बजाय कि अगर नाम उसका नहीं मालूम हो। हम लोगों को तो बहुत से लोगों का नाम भी नहीं मालूम होता है, शक्ल भी पता नहीं होता है, ये डिमेरिट है हम लोगों में। लेकिन जो टीचर बच्चों को एक एक करके नाम जानते हैं वो बहुत अच्छे टीचर माने जाते हैं। एंड during the class, after 10 minutes or 15 minutes, you can raise the question, though you know the answer of that, but you ask the question in the class so that the students may be involved with you. They will understand that I am also part of the class. And also don't be static in the class, move here and there. Okay, sometimes you appreciate and build up the positive relationship. ये कैसे होगा पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्डअप करने का? हम 40-50 मिनट्स तक एक क्लास को, एक टीचर को बोलना, वो मोनोटोनस होता है। सो इन बिटवीन क्या करना चाहिए हमें कि हमें कोई जोक, पॉजिटिव जोक सुना चाहिए, कोई गंदी चीज नहीं, पॉजिटिव जोक सुना के कहना चाहिए। अगेन आई एम टेकिंग यू टुवर्ड्स द सर्वे दैट हाउ द टीचर्स मैनेज बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम। इस पे एक सर्वे किया गया कि आप लोग कैसे मैनेज करते हैं। सो 16% टीचर्स suggested that we manage the class after asking the question. क्लास में क्वेश्चन पूछ के वो मैनेज करते हैं। 16% ने ये कहा कि ये टेक्निक जो है, ये स्ट्रेटजी जो है, ये अच्छा है कि 16 के अगर क्लास के दौरान हम उनसे सवाल पूछें तो सवाल का जवाब ढूंढने में हंगामा कम हो जाता है। एंड 16% सेड दैट स्टाइलिंग चिल्ड्रन व्हेन नॉट लिसनिंग। बहुत तेज उनको डांटना नहीं है, उनको अच्छे से समझा के उसको करना है। सम टीचर सेज दैट सिटिंग अरेंजमेंट, अगर उन्होंने पाया कि दो दोस्त जो है आपस में खूब बात करते हैं, उनका सीट अलग अलग कर दिया। हम लोग भी करते हैं क्लास में पहले कि दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, कहते हैं कि ठीक है तुम वहां से उठो, बट आई यूज टू से यू आर हैबिचुअल टू टॉक विथ योर फ्रेंड एंड इफ यू वांट टू मैनेज योरसेल्फ यू चेंज सीट फॉर 40 मिनट्स, फिर बाहर जाके बात करना। ये टेक्निक पॉजिटिवली अगर आप कहें कि उनके आदत पड़ी हुई है, दे आर हैबिचुअल ऑफ दैट, बात करने में, उसका एक ही रास्ता है कि उनको सीट ये कह के चेंज कीजिए कि भाई तुम्हारे अंदर हम चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ये स्किल इनकलकेट करने की जरूरत है। 8% टीचर सेड फिजिकल पनिशमेंट, डोंट गिव फिजिकल पनिशमेंट टू एनीबॉडी, अदरवाइज यू विल बी सो इन द कोर्ट। मेनी टीचर्स ये फिजिकल पनिशमेंट दे, हाई सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, यू कैन नॉट गिव द फिजिकल पनिशमेंट, सो आई डोंट एग्री विथ दिस। देन
8% teachers reported that they generally remind students about the rule regulation of the school कि भाई अगर ऐसा करोगे तो ये पनिशमेंट तुमको मिल सकता है. मैक्सिमम यू कैनॉट स्टक आउट द स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल. ये भी एक गलत है. बट आई विल कॉल योर पेरेंट्स, आई विल राइट ए लेटर टू योर पेरेंट्स, ओके, एंड आई एम नॉट गोइंग टू अप्रूव योर नेम फॉर एनी गुड अचीवमेंट. ये सब चीजें हम लोग कह सकते हैं. देन 8% टीचर सेड before starting the classes, I give the clear-cut instructions, means at any cost, the discipline and decorum of the class should be maintained. And again, 8% teachers, they said mobility of the students in the classroom. ये जो है क्लासरूम में घूम घूम के आई कांटेक्ट बनाना, क्वेश्चन पूछना, ये एक टेक्निक जो है क्लासरूम बिहेवियर को मैनेज करने के काम में आता है. रफीक भाई कितना टाइम और है? सर अभी टाइम है सर, कर लीजिए. कितना जा रहा है ये बता दीजिए उसी हिसाब. कंप्लीट अच्छा, ओके. सो अभी तो है 15. कितना है? 15. ओके ओके. नहीं मैं 5-7 मिनट में खत्म करूंगा, फिर क्वेश्चन आंसर के लिए भी टाइम रखूंगा. या ओके. सो the question is that how discipline managed. Broadly, there are 3 ways to manage discipline or manage the problematic behavior in the classroom. Number 1, punishing students. Okay. Number 2, control gained by obedience. And number 3, imposing the order. So do you think that this number 1, number 2, number 3 can be feasible? I think it's not feasible in this changing scenario. So I think that if we work on the management style, one is authoritarian. That means we exert power. Means you do this, you don't do this. Sharply we differentiate between कोई अगर लेट आए, ओके, गेट आउट फ्रॉम द क्लास. इफ यू आर शाउटिंग, आई विल किक यू आउट फ्रॉम द क्लास. इफ यू आर cheating in the classroom, then you are going to be expelled. So this is authoritarian. I think in this world, this is not possible. ये काम नहीं करेगा. Second is permissive. Permissive means lenience. ये भी जो है एक लिमिट से ज्यादा लेनियंस नहीं दिखाना है. मान लीजिए कि एक स्टूडेंट बार बार अगर लेट आ रहा है, उसका हैबिट हो जाएगा, आपने उसको अलाउ कर दिया, वो नहीं होना चाहिए. द थर्ड वन इज ऑथोरिटेटिव, फर्म बट फ्रेंडली. ये टेक्निक जो है ये काम करता है. इस टेक्निक को अगर हम करें ऑथोरिटेटिव, लाइक कि हम अपने डिसीजन पे फर्म हैं, फ्रेंडली, इट मीन्स वी आर चेंजिंग आवर बिहेवियर. Or sometimes we give liberty and sometimes we don't give liberty. So ये इसको authoritative को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? So we can, if anyone is talking, anyone is disturbing the class, अपने होंठ में हाथ रखे बस सिर्फ इशारा कर दें कि भाई चुप रहो. ये करते हैं और सभी टीचर्स करते हैं. दूसरी चीज हम लोग जो क्लास में करते हैं कि अगर डिस्टर्बिंग वाला है तो उसके पास जाके खड़े हो जाते हैं. अगर किसी ने कुछ चीटिंग करने की कोशिश की, पता लग गया कि जेब में कुछ पर्ची है निकल रही है, तो जाके वहां पे खड़े हो गए, एक सिग्नल दे दिया कि ओके यू आर अंडर सर्विलेंस है. सो आप बहुत ज्यादा जो है उसमें मत कीजिए. डोंट कंसीडर द टीचर एज ए फुलिश. We have open eyes, we are looking and seeing everything. तो आप केयरफुल हो जाइए. And the teacher should also do boost students' interest. First of all, स्टूडेंट के इंटरेस्ट को जानना जरूरी है. सब स्टूडेंट का इंटरेस्ट थोड़ा अलग अलग होता है. सो कॉमन पॉइंट पे इंटरेस्ट लाके, बिकॉज एवरी सब्जेक्ट has utility in our day-to-day life, whether it's science or social science or psychology or sociology.
if you want to uh, convey them what is the day-to-day use of that subject. क्या नहीं करो What is the use of that subject? What is the utility of the subject? If you relate your subject with day-to-day life, it means they will understand the importance of the subject and encourage the student to participate. If some students, the student is asking question to you, don't scold. Maybe you are knowing the answer, or maybe you don't know the answer. Frankly, you tell, okay, I don't know the answer of this question. I will tell you tomorrow. आजकल बच्चे भी क्या क्या करते हैं कि मोबाइल क्लास में गूगल बाबा को निकाला, ढूंढा, वहां से क्वेश्चन आपको डाल दिया एम्बेरस करने के लिए. बहुत सारे बच्चे होते हैं. इफ यू नो, you tell the answer. If you don't know, you just accept it. Okay, I will tell you tomorrow. तो and also one way communication नहीं होना चाहिए. पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्लास में होना चाहिए कि हर आदमी की जिम्मेदारी ये हो कि हम इन्वॉल्व हो जाए, पार्टिसिपेट करें. और वो कैसे होगा? बाय आस्किंग द क्वेश्चन. कोई भी आप पूछिए, बाय टेकिंग द सजेशन. अब आप पूछिए ना कि आज जो हमने क्लास में पढ़ाया है तो क्या वो समझ में आया है कि नहीं आया, वो उसी से पूछिए आप. देन समटाइम इग्नोरेंस आल्सो वर्क, वो काम करता है. एंड फाइनली if you find that a student's behavior is not appreciable, then if there is a modification in the behavior, you send to the Humaira Afridi madam. She is the part of counseling cell, and there are so many teachers. They can make them understand very well. In the end, I would like to tell you, if you enter in the classroom with a smiling face, and if you satisfy yourself that today I have done the job, on the other hand, if the students are satisfied with you, you just understand today you have managed your class and this is the effective class. Otherwise, there is no any parameter to measure whether your class is effective or non-effective, whether your teaching method is effective or not. Only one parameter is that your self-conscience. कि अगर आप ये conscience आपका कहता है कि okay, I have delivered 100%, and you can read, you can observe the face of your students, they are happy and they are giving feedback, positive feedback to you, it means that your class is effective today. Why I'm telling that? This is completely individualized. It is not based on any philosophy or any techniques or any method, but it is the only teacher who can understand that whether my class is effective or not. So assess yourself after delivering your lecture and after seeing the face. And when you ask the question during your classes, if students are able to reply, then it means that your class is effective. And when your class is effective, then there is no question of behavioral problem in the class. छोटी छोटी चीजें तो चलती रहती हैं, वो खत्म हो जाती हैं. और अगर आप स्टूडेंट की बात नहीं सुन रहे हो, आप सही तरह से, स्टूडेंट बहुत चालाक होता है, उसको समझ में आता है कि आज की पढ़ाई कैसी हुई है. So I think the best technique of yours to manage the class: ignore, ask the question, forget, and you believe on your effort. And without preparation, if you are entering the class without preparation, the student understood. They understand that the teacher is not prepared today. So with these words, I think I have finished. Thank you very much for your calm listening. I don't know how many people have listened me, or they have left, or वो on करके कैमरा चले गए हैं. I don't know, but I'm satisfied with myself, and I do hope that you people have listened me. And if
there is any suggestion, you are also teacher, I am also teacher. If there is any suggestion, please give me. Uh, I am here to accept it. And if there is any query, please do ask. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर। और सर बहुत अच्छा सेशन रहा, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। और अब जो भी पार्टिसिपेंट वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस प्लीज़ पूछ सकते हैं वो, कोई भी, एनीवन। उमेरा आपा अस्सलाम वालेकुम। उमेरा आपा कुछ पूछना चाह रही है सर? नहीं, ये पूछे नहीं, ये सजेशन दें। मैं पूछना नहीं चाह रही हूँ, एक रिक्वेस्ट है मेरा। थोड़ा सा लेक्चर छूट गया था क्योंकि वो कॉल आ रही थी तो उसमें बार बार डिस्टरबेंस हो रहा था। तो क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी शालम सर? मैं रफीक सर प्रोवाइड करेंगे। जी बहुत अच्छा लेक्चर था आपका, सजेशन नहीं, मैं तो अप्रिशिएट करूंगी। तो मैंने बहुत संजीदगी से अटेंड किया। ये वुमेन्स कॉलेज की है तो मेरी शिकायत तो करेंगी नहीं, सीधी बात है। शिकायत नहीं करूंगी। अच्छा था इसलिए अच्छा था। तो मैंने बहुत संजीदगी से, मैं बच्चों का नाम याद रखने में जरा कमजोर हूँ, लेकिन मैंने बहुत संजीदगी से सुना और मैं उस पर अमल भी करूंगी। वाकई बच्चे को बहुत अपनाइयत लगती है जब टीचर उसको नाम से मुखातिब करता है। और थोड़ा सा अगर हम एफर्ट करें तो ये कर सकते हैं। हम जरा सा कच्चे हैं इस मामले में, लेकिन जरूर इस पे भी। और जो दूसरी नसीहत है कि बार बार किसी बात पे रिपीटिशन ना करें, इन सारी चीजों से डांटने में जरा सा हल्के हाथ रखें। ये सारी चीजें हम अपनी कमियां जो है वो दूर करेंगे इंशाल्लाह। और अगर इसकी रिकॉर्डिंग रफीक साहब या शालम सर प्रोवाइड कर दें तो बड़ी नहीं, मैं रिकॉर्डिंग तो नहीं करता। रफीक भाई मुझे भी दे देंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। रफीक साहब, डॉक्टर रफीक साहब ने शायद की हो। और मैं रफीक भाई से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि रिकॉर्डिंग दे दें, तो दोबारा सुनूंगा और देखूंगा कहाँ गलती हुई है तो उसको भी मैं सुधार लूंगा। नहीं, बहुत अच्छा लेक्चर था, बहुत कामयाब लेक्चर था माशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। अमरीन तुम खामोश हो, तुम साहब को भी मुबारकबाद देनी चाहिए। अमरीन मैम, कोई और एनीबॉडी आस्क एनीथिंग? अच्छा आलम सर, आपके लेक्चर्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। एज यूजुअल मैं जब भी आपको सुनती हूँ बहुत मोटिवेट होती हूँ। और आज का लेक्चर भी बहुत अच्छा था आपका अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मेरा स्टार्टिंग कैरियर नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जब भी स्टार्ट करूँगी तो इन चीज़ों को माइंड रखूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल लेक्चर। सर बहुत लोग बोल नहीं पा रहे एक्चुअली। दे आर यूजिंग द अदर वो फ्रॉम द अदर, मतलब टंग। कोई तमिल से है, कोई हैदराबाद से है, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया है। भोजपुरी, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, उर्दू, ये तो मैं समझ लूंगा मैं जी। तो एनीवन एल्स, कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर से तो प्लीज मेंशन योर क्वेश्चंस एंड ऑन योर वीडियो। सर आपका एक्चुअली ना सर, आपका जो लेक्चर था तो इतना अच्छा था कि अप्रोक्सीमेटली सभी लोगों के समझ में आया। तो ये है कोई पाकिस्तान से, समवन इज फ्रॉम द पाकिस्तान। वो शी वांट टू आस्क समथिंग ना, क्या कह रहे हैं? ओके, यू आर वेलकम। बारिश की वजह से ये कह रही है, पाकिस्तान में बारिश की वजह से इंटरनेट डिस्टर्ब है बहुत, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं पूछ पाऊंगी। तो और एनीवन? डॉक्टर देवेंद्र जी, I will be happy to listen from you, Dr. Devendra. अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए।
नहीं, म्यूट हो गए, फिर म्यूट हो गए आप। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट। सर आवाज योर नहीं है। वॉइस इज नॉट, आपकी वॉइस नहीं आ रही सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही, प्लीज अनम्यूट कीजिए। वी आर लिसनिंग यू, योर वॉइस इज क्लियर। लगता है कि फिर आप म्यूट हो गए। रफीक भाई, आप तो म्यूट तो नहीं कर दिए हैं? नहीं नहीं नहीं, देवेंद्र जी म्यूट है अनम्यूट सर, करके बोलिए ना। देखता हूँ मैं, अगर यहाँ से म्यूट मैंने किया है, आप दोबारा से अनम्यूट कीजिए सर प्लीज। अनम्यूट कीजिए देवेंद्र जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, यस, नाउ। नो नो नो, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। और कोई सर लीड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वॉइस देख लीजिए प्लीज, वॉइस देख लीजिए आप अपनी। वॉइस तो बहुत लो वॉइस वॉल्यूम पे तो नहीं है वॉइस? सर वॉल्यूम आपका तो कम नहीं है जिसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रही। नो सर नो, योर वॉइस इज नॉट। मैं म्यूट करता हूँ आपको सर, तो थोड़ा सा फिर अनम्यूट कर लीजिएगा। मैंने म्यूट कर दिया, तो प्लीज अनम्यूट कीजिएगा सर दोबारा से सर अपने आप को। तो सिस्टम प्रॉब्लम है सर, आवाज वॉइस नहीं आ रही है, सिस्टम प्रॉब्लम है कुछ, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है सर, इसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रही। तो okay, I think we should आई थिंक end सर up here. लोग, हाँ यस यस, अब आ रही है बात सर? आ रही है, बोलिए सर। यस सर, यस सर, यस। सर मुझे आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगा। मैं आपके ओरिएंटेशन कोर्स में भी आपकी क्लास फेस टू फेस कर चुका हूँ AMU से। तो आपके बताए हुए सुझाव सजेशंस मुझे क्लास लेने में बहुत मदद करते हैं तथा स्टूडेंट्स की पहचान करने में बहुत ही सार्थक होते हैं। तो मैं उन स्टूडेंट्स पे ज्यादा ध्यान दे पाता हूँ जो आपने फीचर्स बताए हैं, जो अदर एक्टिविटीज में लगे रहते हैं, तो उनको सही उसमें फॉर्म में डिसिप्लिन में लाने के लिए, विशेषकर मैं बीएड में हूं सर, तो मुझे इन सारी चीजों की बहुत मदद मिलती है आपके लेक्चर के द्वारा, क्योंकि मुझे टीचर बनाने के लिए इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है। और ये सजेशंस मैं जब विद्यार्थियों को, अपने आप पीपल टीचर्स को देता हूं, तो वो कहते हैं सर ये छोटी छोटी चीजें हमें क्यों नहीं याद रहती हैं। आप उत्तरांचल से तो नहीं है ना? तो मैं कहता हूँ मैं भी आपकी तरह ही सहाराम सर से सीख के आता, मुझे ये सारी चीजें नहीं पता थी। आप अच्छा लेक्चर। आप उत्तराखंड से तो नहीं है? नहीं, मैं उत्तराखंड नहीं सर, यूपी में ही हूँ, हाथरस कहाँ से से? बिलोंग कर रहा हूँ। अच्छा, हाथरस से। जी जी। तो एक दिन आ जाइए, बैठ के चाय पियेंगे, क्या करना है? यस सर बिल्कुल। मैं अलीगढ़ में ही रहता हूँ सर वैसे। अच्छा अच्छा, साक्षात जो है बातचीत होगी। जी जी जी, यस सर, मौका मिलेगा सर, जरूर आऊंगा। हाँ ठीक। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपका। सर सर आप तो कंक्लूड करें मेरे ख्याल से, अब तो कोई पूछेगा तो बताइए। थैंक यू वेरी मच सर। सर आपने जिस तरह से जो स्टूडेंट्स और टीचर्स के रिलेशंस को साइकोलॉजिकल पॉइंट आउट किया, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और किस तरह से टीचर्स को बिहेव करना चाहिए स्टूडेंट्स से, और स्टूडेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को क्या समझना चाहिए और क्लासरूम को कैसे मैनेज करना चाहिए। बहुत ही अच्छी चीज़, बहुत ही अच्छी बातें सर आपने लोगों को बताई।
और इसमें जो वर्कशॉप है इसमें मोस्टली फैकल्टी है, उन लोगों को जो आपने जो लेक्चर दिया उससे बहुत ही लोगों को इतनी ज़्यादा मदद मिलेगी कि शायद वो पढ़कर भी नहीं कर पाते। जिस तरह से हाउ टू मैनेज द क्लास, है ना, किस तरह से आई कांटेक्ट होना चाहिए, है ना, किस तरह से टीचर्स को समझना चाहिए कि बच्चे की प्रॉब्लम्स क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि स्टडी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो साइकोलॉजी होती है। जब तक टीचर अपने मतलब क्लास के बच्चों की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाता है तो वो सक्सेसफुल टीचर्स नहीं होता है। तो इसीलिए ये साइकोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो इसीलिए हमने इफेक्टिव टीचिंग टाइटल रखा, ताकि जो टीचर्स हैं जान सके, ओरिएंटेशन हो सके, उनका समझ सके कि जो हम लोग क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट कहाँ का लाया जा सकता है। इसके अलावा सर आपने एक चीज़ बहुत अच्छी कही कि जब भी आप क्लासरूम में एंटर करें तो आपका स्माइल मतलब फेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप घर से लड़के जा रहे हैं और क्लासरूम में एंटर कर रहे हैं तो पता चला कि वहाँ पर आपका भी मूड खराब है और बच्चों पे भी बहुत गलत इम्प्रेशन पड़ता है। तो इसलिए स्माइलिंग फेस जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी टीचर्स के लिए। और दूसरी चीज़ सर आपने पॉइंट आउट की मोबाइल जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहा है वो है मोबाइल। तो ये जो मोबाइल का यूज़ है आज के दौर में बहुत इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन पेरेंट्स को समझना होगा कि हमें अपने बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे रखना है। मोबाइल ज़रूरी है, बच्चों भी जब पेरेंट्स चलाएंगे, क्योंकि इंसान की लाइफ में ऑफिशियल अनऑफिशियल दोनों तरह से हो गया है। भाई आप कोई बच नहीं सकता है मोबाइल से, भाई आपका ऑफिशियल ग्रुप है ना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है। तो ये इस तरह का जो लेक्चर हुआ है सर, आपने जिस तरह से लोगों को सर्वे के जो सर्वे हुए हैं बिहेवियर पर उसका जो डाटा प्रोवाइड किया है, तो उससे तो एक ही कंक्लूजन निकलता है कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी क्लास मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक था क्लासरूम एंड बिहेवियर मैनेजमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था और अप्रॉक्सीमेटली 35 टू 40 पार्टिसिपेंटों ने आज मतलब कल से भी ज़्यादा लोगों ने आज लेक्चर सुना है। एक्चुअली थोड़ा टाइम ज़्यादा था, इसकी वजह से बहुत लोग इसको अटेंड नहीं कर पाए। लेकिन सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का सर, आपका कि आपने अपना इतनी कीमती वक्त दिया इस कॉन्फ्रेंस के लिए और बहुत शॉर्ट टर्म में आपने आए। और दूसरी चीज़ में उन सारे पार्टिसिपेंट के लिए शुक्रगुजार हूँ जो अपना वक्त निकाल कर ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। तो ये जो वर्कशॉप है आज 7:30 पर थी, लेकिन टुमारो इट विल बी हेल्ड ऑन 5:30। तो अब जब तक फ्राइडे तक 20 तक जब तक आया, अब 5:30 पर हर रोज़ होगी। तो वो मैसेज डाल दूंगा मैं। और इसके अलावा मैं इंफॉर्मेशन एक्चुअली आज थोड़ा सा लोग कंफ्यूज थे तो मैंने सारी क्लैरिफिकेशन दे दी थी, जहाँ तक मुझे कोशिश हुई थी मैंने सबको इंडिविजुअली मैसेज किया था। और बाकी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, शाह आलम सर एंड देवेंद्र सर एंड डॉक्टर नाजिश बेगम इज आल्सो हियर एंड हुमैरा मैम। आप लोग आए, आप लोगों ने यहाँ पर आकर अपने जो विचार हैं, अपने आइडियाज़ हैं वो रखे, उसके लिए थैंक यू वेरी मैं मच। एक बात कहना चाहता हूँ। आपने जो भी लेक्चर चुने हैं बहुत अच्छे। शाह आलम सर को मैंने बहुत पहले सुना है, 5-6 साल हो गए, और जब से अब में मुझे कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा। दूसरा, एक किताब को पढ़ के सीखने में और बाइक फिर लेक्चर सुनने में और समझने में बहुत अंतर होता है। अभी मैं सर का लेक्चर ले रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, ना पढ़ने की चिंता है ना कहीं कुछ चीज, बाइक फेस में सुन रहा हूँ सारी चीजें, तो ज्यादा मेरे को कंप्लीट हो रही है। और आप इन चीजों को किताब में पढ़ें तो बहुत मुश्किल होता है। तो ये वर्कशॉप आपने बहुत अच्छा सही तरीके से आयोजित कर रहे हैं और ऐसी तरह आगे भी करते रहिएगा।
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much for valuable Okay, comment. lastly, Okay, thank you sir. very much to Thank you very everyone much, for everyone. patience listening. Uh, Thank you, Rafiq Sahab, for giving me this chance to interact with all, particularly Devendra ji and the other thing. लेकिन एक बात अच्छी है कि रफीक साहब जो है अपनी बीवी का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बाकी लोगों को भूल गए हैं। सर उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है सर। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। थैंक यू बहुत बहुत व्यक्ति तो भैया भी 5 और बातें भी बड़ी है आपकी सार्थक आज। थैंक यू, बहुत अच्छा रहा, मैंने पूरा लेक्चर सुना है सर आपका। चलिए ठीक है, मुलाकात होती है। वॉइस आ रही हूँ? यस वॉइस आ रही है। चल आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया सर। Okay, so I'm leaving with good memories that have been appreciated by everyone, but more appreciation to you people that you have listened patiently. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Once again, thank you so much for your valuable lecture, sir. Thank you.